अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर कंटोर इंटीग्रल्स का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। हमारे पास इस लेक्चर के अंदर जो कंटोर इंटीग्रल के ऊपर क्वेश्चन है, ये पिछले क्वेश्चंस की निस्बत काफी इंपॉर्टेंट भी है और ये उनसे डिफरेंट भी है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस एक इंटीग्रल को फाइंड करने के लिए हमें 4 इंटीग्रल्स फाइंड करने पड़ेंगे। उसकी वजह यह है कि हमें जो कंटोर यहाँ पे गिवन है उस कंटोर के लिए कोई एक सिंगल इक्वेशन हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। इस कंटोर के बनेंगे 4 पार्ट्स, जो कि 4 अलग अलग कंटोर्स बनेंगी। उन चारों कंटोर्स के लिए हमारे पास 4 इक्वेशंस आएंगी। फिर उन चारों कंटोर्स के ऊपर हम अपना इंटीग्रल फाइंड करेंगे और आखिर के ऊपर उन चारों कंटोर्स के ऊपर हमारे पास जो 4 इंटीग्रल्स आएंगे उनको ऐड करके हम अपना कंटोर इंटीग्रल फाइंड करेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास वो इंटीग्रल गिवन है जो हमने फाइंड करना है। हमने ये इंटीग्रल फाइंड करना है वेयर f of z is equal to pi into e raised to the power pi into z conjugate। तो हमारे पास यहाँ पे z conjugate भी इन्वॉल्व है। जो z हमें उस कंटोर से मिलेगा, जो कंटोर हम यूज कर रहे होंगे इंटीग्रल के लिए, उस z का हमने यहाँ पे कंजुगेट भी लिखना होगा। तो ये हमारे पास फंक्शन है जिसकी हमने इंटीग्रेशन लेनी है। उसके बाद आगे हमारे पास जो कंटोर है उसकी डिटेल लिखी हुई है। एंड कंटोर c इज बाउंड्री ऑफ स्क्वायर विद वर्टाइसेस एट द पॉइंट्स 0, 1, 1 प्लस आयोटा एंड आयोटा। तो यहाँ पे हमारे पास जो कंटोर है वो एक स्क्वायर की बाउंड्री है और वो जो स्क्वायर है उसके वर्टाइसेस इन 4 पॉइंट्स के ऊपर होंगे। यानी कि ये 4 पॉइंट्स हमने ड्रॉ करने होंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर। फिर इन चारों को जब हम ज्वाइन कर लेंगे तो हमारे पास उस स्क्वायर की बाउंड्री आ जाएगी, जो कि हमारे पास बेसिकली कंटोर है हमारे कंटोर इंटीग्रल के लिए। उसके बाद जो कंटोर है इसके बारे में एक और भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखी है, C इज इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब इसकी जो डायरेक्शन है कंटोर की, जैसे कि हमने अपने पिछले क्वेश्चंस के अंदर भी ये बात की थी, इसकी डायरेक्शन बहुत जरूरी होती है क्योंकि हमें इंटीग्रेशन की लिमिट्स चाहिए होती हैं। तो इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स है वो डायरेक्शन के बगैर हमारे पास आ नहीं सकती, इसीलिए डायरेक्शन इसकी बहुत जरूरी है। इसकी जो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है इसको ड्रॉ करने के बाद हम इसकी डायरेक्शन को भी यूज करेंगे अपने लिमिट्स फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले हम इन 4 पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर। फिर इन चारों को ज्वाइन करके हम स्क्वायर की बाउंड्री बनाएंगे जो कि हमारे पास एक कंटोर होगी। तो यहां पे हमारे पास ये 4 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट हमारे पास 0, जो कि यहां पे होगा, दिस इज 0। उसके बाद अगला पॉइंट है 1, 1 यहां पे होगा, दिस इज 1। उसके बाद अगला पॉइंट है 1 प्लस आयोटा। 1 प्लस आयोटा जो है इसका मतलब यह है कि आपने 1 यूनिट ट्रेवल करना है रियल एक्सिस के ऊपर और आपने 1 यूनिट ट्रेवल करना है इमेजिनरी एक्सिस के लॉन्ग। तो रियल के लॉन्ग हम 1 यूनिट जाएंगे और 1 यूनिट ही हम इमेजिनरी एक्सिस के लॉन्ग यहां तक जाएंगे। तो हमारे पास जो 1 प्लस 1 आयोटा पॉइंट है वो यहां पे बनेगा। ठीक है, ये जो पॉइंट है हमारे पास ये है 1 प्लस 1 आयोटा या फिर 1 प्लस आयोटा। उसके बाद जो हमारे पास चौथा पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, वो है आयोटा, और आयोटा जो है वो यहां पे बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट है आयोटा। तो ये हमारे पास अब चारों पॉइंट्स आ गए हैं। जो हमारा स्क्वायर है उस स्क्वायर के वर्टाइसेस इन चारों पॉइंट्स के ऊपर है। इसके वर्टाइसेस अगर चारों पॉइंट्स के ऊपर है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन चारों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर ले तो हम स्क्वायर की बाउंड्री बना लेंगे। इन चारों पॉइंट्स को हम आप ज्वाइन करते हैं। तो यहां पे हमने अपने चारों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया है। चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद हमारे पास स्क्वायर की बाउंड्री आ गई है। तो यही हमारे पास कंटोर है। इस कंटोर की जो डायरेक्शन में यहां पे दी है उस डायरेक्शन को भी हम वहां पे मेंशन कर देते हैं। इसकी डायरेक्शन है काउंटर क्लॉकवाइज, तो हम यहां पे इसको मेंशन करेंगे। अच्छा, उसके बाद अब ये देखें, ये जो हमारे पास अब कंटोर सी आई है, इस कंटोर सी की कोई एक क्लियर कट इक्वेशन हम नहीं बता सकते क्योंकि इसके अब 4 पार्ट्स हैं। तो अगर हम ऐसा करें कि इसके जो 4 पार्ट्स हैं, इन चारों पार्ट्स की अलग अलग हम पैरामीट्रिक इक्वेशंस फाइंड कर लें और उन चारों इक्वेशंस के अंदर कोई ना कोई पैरामीटर होगा हर इक्वेशन के अंदर, जिसको हम अपनी इंटीग्रेशन के अंदर यूज करेंगे। तो इस तरह से अगर हम कर लें तो हमारा काम ज्यादा आसान होगा, बल्कि हमें करना ही यही पड़ेगा कि जो कंटोर सी है, ये जो 4 जिसके हमें पार्ट्स नजर आ रहे हैं, इन चारों पार्ट्स के लिए हम अलग अलग 4 इक्वेशंस फाइंड कर लें और उसके बाद हम उनको इंटीग्रेशन के अंदर यूज कर लें और चारों जो पार्ट्स हैं इनकी जो लिमिट्स हैं वो भी हम अलग अलग फाइंड कर लेंगे। तो इसके जो 4 पार्ट्स बनेंगे, एक हमारे पास इसका पार्ट होगा C1, दूसरा हमारे पास पार्ट होगा C2, तीसरा पार्ट होगा हमारे पास C3 और चौथा हमारे पास जो पार्ट है वो होगा C4। ये जो आपने इसके 4 पार्ट्स बनाए हैं ये बेसिकली 4 कंटोर्स बन गई हैं।
आप देख सकते हैं कि जो कंटोर सी है वो इन चारों कंटोर्स के यूनियन के रिजल्ट में हमें मिलती है। अगर हम इन चारों का यूनियन ले लें तो हमारे पास जो कंटोर है वो सी आती है। तो अगर कंटोर सी कुछ कंटोर्स के यूनियन के बराबर है तो जो कंटोर सी के ऊपर इंटीग्रल है वो फाइंड करने के लिए अगर आप उन तमाम कंटोर्स के ऊपर इंटीग्रल्स को फाइंड करें और उनका सम ले लें तो जो कंटोर सी है इसके ऊपर इंटीग्रल का आपके पास आंसर आ जाएगा। तो अगर आपने सी के ऊपर अब इंटीग्रल बताना है तो सिंपली आपने इन चारों कंटोर्स के ऊपर अलग-अलग इंटीग्रल को फाइंड करना है, फिर उन चारों इंटीग्रल्स को ऐड करना है तो आपके पास जो इंटीग्रल है कंटोर सी का वो आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे जो काम करना है वो हम यहाँ पे पहले लिख देते हैं। हमने यहाँ पे जो इंटीग्रल फाइंड करना है वो है इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ जेड अलोंग द कंटोर सी। अब हम इसको डायरेक्टली तो फाइंड कर नहीं सकते, हमने अब इस कंटोर सी के बना दिए हैं चार पार्ट्स। तो कंटोर सी के ऊपर जो इंटीग्रल है वो इन चार कंटोर्स के इंटीग्रल्स के सम के बराबर होगा। तो यहाँ पे हमारे पास पहला इंटीग्रल होगा अलोंग C1, दूसरा इंटीग्रल होगा अलोंग C2, तीसरा इंटीग्रल होगा अलोंग C3 और जो चौथा इंटीग्रल है ये होगा अलोंग C4। हमने अब ये चार इंटीग्रल्स फाइंड करने हैं। इन चार इंटीग्रल्स को फिर ऐड करके हमारे पास हमारा ये जो रिक्वायर्ड इंटीग्रल है ये आएगा। तो हमारे पास अब अगर ये चार कंटोर्स आ गई हैं तो इन चारों कंटोर्स की हमारे पास इक्वेशंस भी तो होनी चाहिए, क्योंकि जब तक कंटोर की इक्वेशन नहीं होती, क्योंकि उस इक्वेशन से हमें z की वैल्यू मिलनी होती है। हमने ये चारों इक्वेशन इसलिए फाइंड करनी है कि हमने अब z की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि हम अपने कंटोर इंटीग्रल्स को मॉडिफाई करने के लिए यूज करेंगे। तो हम अब अपनी पहली कंटोर देखते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो z है उसकी वैल्यू के लिए हम पहले यहाँ पे z की जनरल इक्वेशन लिख देते हैं। जो z है कॉम्प्लेक्स नंबर वो हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर बराबर होता है x प्लस आयोटा y के। अब यहाँ पे हमने इसकी रेक्टेंगुलर फॉर्म यूज करनी है z की। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं इस लाइन के ऊपर या फिर अलोंग द कंटोर C1, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं ये x के अलोंग तो चेंज हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट है ये तो चेंज हो रहा है एज इट इज, लेकिन जो y कोऑर्डिनेट है ये फिक्स है, y कोऑर्डिनेट यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा। y कोऑर्डिनेट 0 है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x प्लस आयोटा इंटू 0। अब 0 हमने इसलिए किया है कि जो भी यहाँ पे पॉइंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ रियल एक्सिस के ऊपर मौजूद है। इनकी जो मूवमेंट है ये y एक्सिस या इमेजिनरी एक्सिस के अलोंग नहीं है, तो इसलिए इसका y कोऑर्डिनेट हो गया 0। तो यहाँ पे जो z है ये बराबर आ गया है x के, और जो x की लिमिट्स हैं ये हम यहाँ से लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो डायरेक्शन है कंटोर की, ये डायरेक्शन ही हमें अब x की वैल्यूज बताएगी कि कहाँ से स्टार्ट होगी कहाँ तक जा रही है। क्योंकि हमारे पास डायरेक्शन मौजूद है तो हम बता सकते हैं कि जो x की वैल्यूज है ये 0 से स्टार्ट होती हैं और 1 तक जाती हैं। यहाँ पे हम आगे ये भी लिख देते हैं एंड x इज बिटवीन 0 एंड 1। उसी तरह से आप C2 के लिए इक्वेशन बता सकते हैं। अब यहाँ पे जो x की वैल्यूज हैं वो फिक्स है, x की जो वैल्यूज है यहाँ पे वो 1 के बराबर है, क्योंकि आपके जो भी पॉइंट्स हैं इस C2 के ऊपर उन सब का जो x कोऑर्डिनेट है वो 1 है। तो x की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई। उसके बाद जो y है वो यहाँ पे अब चेंज हो रहा है, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है इसके लिए y की वैल्यू कोई और होगी, यहाँ पे y की वैल्यू कोई और होगी, यहाँ पे आ जाएंगे तो y की वैल्यू कोई और होगी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं z इज इक्वल टू 1 प्लस y आयोटा। अब यहाँ पे आपके पास जो पहली इक्वेशन थी कंटोर C1 के लिए, उसके अंदर जो पैरामीटर था वो था x, इसलिए आपने लिमिट लिखी थी x की। यहाँ पे आपके पास जो दूसरी कंटोर है C2, इसके लिए जो पैरामीटर है वो है y। तो यहाँ पे आपने जो लिमिट्स अब लिखनी है वो y की लिमिट्स लिखनी है। अगेन जो कंटोर की डायरेक्शन है वो अब कंट्रीब्यूट करेगी y की लिमिट्स के लिए। कंटोर की हमारे पास ये डायरेक्शन है, यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो 0 होती है, क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट है आपके पास पहला पॉइंट उसके ऊपर हाइट 0 है, तो जो इमेजिनरी एक्सिस है उसके लिए y की वैल्यू 0 है। जैसे ही आप ऊपर जाएंगे तो जो y की वैल्यूज है ये इंक्रीज होंगी, और जब आप यहाँ पे मैक्सिमम पहुंचेंगे तो आपके पास जो y की वैल्यू यहाँ पे वो 1 होती है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एंड y इज बिटवीन 0 एंड 1। तो जो y है आपके पास वो 0 और 1 के दरमियान है। और उसके बाद आपके पास जो कंटोर C3 है इसके ऊपर अब आप देखें कि z की क्या वैल्यू हो सकती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो x है वो तो चेंज हो रहा है। यहाँ पे जो पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट कुछ और होगा, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कुछ और होगा, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कुछ और होगा, यानी कि जो x कोऑर्डिनेट्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, लेकिन जो y कोऑर्डिनेट्स हैं ऊपर और नीचे जो मूव करते हैं वो यहाँ पे चेंज नहीं हो रहे, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है इसकी भी हाइट 1 है, इस पॉइंट की हाइट भी 1 के बराबर है, इस पॉइंट की हाइट भी 1 के बराबर है। जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स हैं तमाम की हाइट सेम है, इसीलिए जो आपका y कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पे कांस्टेंट है और 1 के बराबर है। तो y अगर आप 1 यहाँ पे पुट करें तो पीछे बचेगा आयोटा। इट मींस दैट इसके अंदर अब जो पैरामीटर है
कंटोर C3 के अंदर वो x है, और x की वैल्यूज जो है ये आपको अब मिलेंगी डायरेक्शन को यूज करके। आपने अगेन यहाँ पे दोबारा डायरेक्शन यूज करनी है। डायरेक्शन इस तरह से आपने यूज करनी है कि आपने x की जो इनिशियल वैल्यू है वो आपने यहाँ से लेनी है, और जो फाइनल वैल्यू है वो आपने ये वाली लेनी है। x की जो इनिशियल वैल्यू है वो है आपके पास 1 और फाइनल वैल्यू है आपके पास 0। तो यहां पे आप लिख देंगे x इज बिटवीन 1 एंड 0। तो यहां पे आपके पास जो x है वो 1 और 0 के दरमियान है, यानी कि 1 से स्टार्ट होता है और जाता है फिर ये 0 तक। इसको आप एक बॉक्स के अंदर लिख दें। उसके बाद आपके पास है लास्ट कंटोर C4। इसके ऊपर अगर आप देखें तो जो x है वो तो चेंज नहीं हो रहा, x यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं z इज इक्वल टू x की जगह 0 लिखेंगे। तो उसके बाद आप यहाँ पे बेशक कुछ भी ना लिखें, और जो y है वो यहाँ पे चेंज हो रहा है। जो y है यहाँ पे वो क्योंकि चेंज हो रहा है तो यहाँ पे आप y को वैसे लिखेंगे y आयोटा, और उसके बाद जो y की लिमिट्स है वो आपको इस डायरेक्शन की हेल्प से मिलेंगी। जो डायरेक्शन है ये ऊपर से नीचे आ रही है। पहले जो y की वैल्यूज है वो 1 है, और एंड के ऊपर जो y की वैल्यूज है वो है 0। तो यहाँ पे जो y है वो आप लिखेंगे y इज बिटवीन 1 एंड 0। तो यहाँ पे जो y की वैल्यूज है वो 1 और 0 के दरमियान है। तो आपने जब लिमिट्स लिखनी है इंटीग्रेशन की तो आपने इनिशियल लिमिट y की 1 लिखनी है और फाइनल लिमिट आपने 0 लिखनी है। इधर भी आपने ऐसे ही करना है। जब आपने x की लिमिट्स लिखनी है तो इनिशियल लिमिट 1 और फाइनल लिमिट आपने लिखनी है 0। अब यही हमारे पास जो डायरेक्शन है उसका यही रोल है। अगर डायरेक्शन ना गिवन होती तो ऐसा भी हो सकता था कि हम इसकी जो इनिशियल लिमिट है वो 0 लेते और फाइनल लिमिट हम इसकी 1 ले लेते, लेकिन इस तरह से हमारे पास ठीक आंसर नहीं आना था। ठीक आंसर पे अगर हमने पहुंचना है तो हमने कंटोर की डायरेक्शन को लाजमी याद भी रखना है, उसको हमने यूज भी करना है। यहाँ पे इसके जो एरोज हैं ये इन चारों पार्ट्स के ऊपर लगाना जरूरी है। अगर हम सिर्फ एक पार्ट के ऊपर एरो लगा देते तो बाकी पार्ट्स के ऊपर इसके एरोज ना होते, हम वहां पे गलती कर सकते थे। इसीलिए जरूरी है कि आप इसके जितने भी पार्ट्स बने कंटोर के, आप उन तमाम पार्ट्स के ऊपर एरोज लाजमी लगाएं। तो हमारे पास क्योंकि अब चारों कंटोर्स के लिए इक्वेशंस आ गई हैं, हमने जो स्टार्ट में बात की थी कि जो कंटोर सी है उसके लिए आप एक क्लियर कट इक्वेशन नहीं लिख सकते, लेकिन जो इसकी चारों कंटोर्स आपने यहां पे बनाई है इन चारों के लिए आपने क्लियर कट इक्वेशंस, चारों इक्वेशंस फाइंड कर ली हैं। तो आप इन चारों इक्वेशंस को यूज करके अपने चारों कंटोर इंटीग्रल्स फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपना पहला कंटोर इंटीग्रल ये वाला फाइंड करेंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे अलोंग C1। जो आपके पास पहली कंटोर C1 है उसके अलोंग आपने अब इंटीग्रल फाइंड करना है। तो अगर आपने C1 के अलोंग ये वाला इंटीग्रल फाइंड करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले dz चाहिए। अब देखिए जो चार इंटीग्रल्स आप फाइंड करेंगे इनके अंदर आपने वही स्टेप्स फॉलो करने हैं जो आप एक कंटोर इंटीग्रल के अंदर फॉलो करते हैं, क्योंकि ये भी कंटोर इंटीग्रल्स हैं। तो अलोंग C1 आप ये जानते हैं कि जो z की वैल्यू है वो यहाँ पे x के बराबर थी, z बराबर था x के। तो आप इसकी हेल्प से डिफरेंशियल लिख सकते हैं z का, dz इज इक्वल टू dx। यहाँ पे आपके पास dz की वैल्यू आ गई है। उसके बाद आपने f ऑफ z लिखना होता है। f ऑफ z आपको स्टार्ट में गिवन है जो कि पाई e रेज़ टू द पावर पाई z कॉन्जुगेट। अब जो z यहाँ पे लिखा हुआ है x के बराबर, अब जो z है ये एक रियल नंबर, इसका इमेजिनरी पार्ट है नहीं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं जो z का कॉन्जुगेट है वो x के ही बराबर है। अगर इसका इमेजिनरी पार्ट होता तो आप उसका साइन चेंज करते। इसका जो कॉन्जुगेट है वो x के बराबर है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ z इज इक्वल टू पाई इंटू ई रेज़ टू द पावर पाई इंटू x। आपने z कॉन्जुगेट की जगह उसकी वैल्यू x पुट की है, तो आपके पास ये अब दोनों चीजें आ गई हैं। उसके बाद तीसरी आपको जो चीज चाहिए होती है वो होती है लिमिट्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि dz बराबर है dx के, यानी कि इंटीग्रेशन अब होगी विद रिस्पेक्ट टू x, और आपको लिमिट्स भी x की चाहिए जो कि हमने यहाँ पे फाइंड कर ली हुई है। तो आपके पास f ऑफ z भी आ गया, इसके अंदर भी x है, तो आप x की लिमिट्स यहाँ पे अब लिख लें। जो लिमिट्स हैं वो हैं फ्रॉम 0 to 1, ये लिमिट्स हैं 0 से 1 तक। अब आप अपना ये वाला कंटोर इंटीग्रल फाइंड कर सकते हैं। इंटीग्रल अलोंग C1 इज इक्वल टू लिमिट्स पुट करें 0 से 1 तक, f ऑफ z की वैल्यू आप ये वाली पुट करें, साथ dx आएगा जो कि dz की वैल्यू है, और ये बराबर होगा 0 से 1 तक इंटीग्रल। पाई कांस्टेंट है, इसे आप बाहर लिख सकते हैं, यहां पे से लिख दें e रेज़ टू द पावर पाई x dx। इंटीग्रेशन इसकी लिख दें। इसके इंटीग्रेशन के लिए ये आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा, और इसकी जो पावर है इसका डेरिवेटिव आपको नीचे लिखना पड़ेगा। इसकी पावर है पाई x,
पाई एक्स का डेरिवेटिव होगा पाई, जो कि नीचे लिखेंगे, और उसके बाद आप इसके ऊपर लिमिट्स अप्लाई कर देंगे। पाई के साथ आप पाई डिवाइड कर सकते हैं। अब लिमिट्स इसके अंदर आप पुट कर दें, ई रेज टू द पावर पाई, और एक्स की जगह आपने 1 पुट करना है, माइनस ई रेज टू द पावर पाई, और अब एक्स की जगह आपने 0 पुट करना है। ये बराबर हो जाएगा ई रेज टू द पावर पाई माइनस 1, पावर क्योंकि 0 है तो ये 1 के बराबर आएगा। तो यहां पे आपके पास जो पहला कंटूर इंटीग्रल है C1 के अलोंग, उसकी वैल्यू आ चुकी है। दिस इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर पाई माइनस 1। तो यहां पे आपके पास पहले कंटूर इंटीग्रल की वैल्यू आ चुकी है, इस कंटूर इंटीग्रल की। इसको हम साइड पे लिखेंगे और उसके बाद हम C2, C3 और C4 के अलोंग कंटूर इंटीग्रल्स की वैल्यूज को फाइंड करते जाएंगे और आखिर के ऊपर उनको हम ऐड कर देंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट हमने अपना दूसरा कंटूर इंटीग्रल फाइंड करने अलोंग द कंटूर C2। हमने अपने पहले कंटूर इंटीग्रल को यहाँ पे अलग लिख दिया है। हम C2 के अलोंग अब इंटीग्रल फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अलोंग C2, अलोंग C2। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो z की वैल्यू है C2 के ऊपर, वो यहाँ पे लिखी हुई है, z इज इक्वल टू 1 प्लस वाई आयोटा, z इज इक्वल टू 1 प्लस वाई आयोटा। तो यहां से आपको जो dz की वैल्यू मिलेगी वो है dz इज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ 1 प्लस वाई आयोटा। उसके बाद जो डिफरेंशियल इसको आप अंदर अप्लाई कर देंगे, तो dz जो है ये हो जाएगा डिफरेंशियल ऑफ 1 प्लस आयोटा, पहले लिख दें क्योंकि ये कांस्टेंट है, और डिफरेंशियल अप्लाई कर दें वेरिएबल y के ऊपर। तो क्योंकि 1 एक कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, तो जो dz है ये बराबर आ जाएगा आपके पास आयोटा इंटू डी वाई के। ये है जी आपके पास dz की वैल्यू। उसके बाद आपने f ऑफ z की वैल्यू फाइंड करनी है। f ऑफ z की वैल्यू हमारे पास वहां पे गिवन है, वही वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, पाई ई रेज टू द पावर पाई z कॉन्जुगेट। z कॉन्जुगेट आपको चाहिए। अब आपने जिस z का कॉन्जुगेट लेना है वो C2 के अलोंग जो z है आपने उसका कॉन्जुगेट लेना है। जो z है वो है 1 प्लस वाई आयोटा, तो इस z का जो कॉन्जुगेट है ये हो जाएगा 1 माइनस वाई आयोटा। आपने इसका जो साइन है इमेजिनरी पार्ट का वो चेंज किया। आप यहाँ पे z कॉन्जुगेट की वैल्यू पुट करें, पाई ई रेज टू द पावर पाई, z कॉन्जुगेट की वैल्यू है 1 माइनस वाई आयोटा। आप पाई को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, पाई इंटू ई रेज टू द पावर पाई माइनस पाई वाई आयोटा। उसके बाद इस एक्सप्रेशन को हम मजीद सिंप्लीफाई कर देते हैं, पाई इंटू ई रेज टू द पावर पाई इंटू ई रेज टू द पावर माइनस पाई वाई आयोटा। पावर्स हमने अलग कर दी हैं। उसके बाद ये जो इसकी पावर माइनस है इसे आप ले जाएं डिनोमिनेटर के अंदर, तो इसकी पावर हो जाएगी प्लस। दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू पाई इंटू ई रेज टू द पावर पाई डिवाइडेड बाय ई रेज टू द पावर पाई वाई आयोटा। तो यहाँ पे आपके पास डी जेड की वैल्यू आ गई है, एफ ऑफ जेड की वैल्यू भी आ गई है, और यहाँ पे जो पैरामीटर है या फिर जो वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन होनी है वो y है, क्योंकि यहाँ पे dy मौजूद है। तो जो y है इसकी लिमिट्स आपको मिल रही हैं C2 के अंदर। जो y है ये है बिटवीन 0 एंड 1। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं लिमिट्स, जो लिमिट्स हैं वो हैं 0 से 1 तक, y इज बिटवीन 0 एंड 1। तो आप अपना आप इंटीग्रल लिख सकते हैं। सो आवर कंटूर इंटीग्रल अलोंग C2 इज इक्वल टू द इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1। उसके बाद आप एफ ऑफ जेड की वैल्यू पुट करेंगे जो कि यहां पे मौजूद है, पाई इंटू ई रेज टू द पावर पाई डिवाइडेड बाय ई रेज टू द पावर पाई वाई आयोटा। उसके बाद जो डी जेड है, ये वाला डी जेड या फिर ये वाला डी जेड, उसकी वैल्यू हमारे पास ये मौजूद है, आयोटा इंटू डी वाई। उसके बाद ये जो पाई है ये भी कांस्टेंट है, और जो ई रेज टू द पावर पाई है ये भी कांस्टेंट है। इन दोनों को आप बाहर ले सकते हैं, और जो आयोटा है इनके साथ तीसरा ये भी आप बाहर ले सकते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट आवर कंटूर इंटीग्रल अलोंग C2 इज इक्वल टू पाई आयोटा ई रेज टू द पावर पाई, और उसके बाद इंटीग्रल है 0 से 1 तक 1 ओवर ई रेज टू द पावर पाई वाई आयोटा डी वाई। ठीक है, ये जो आपके पास ये टर्म थी ये भी बाहर आ गई है, और आयोटा भी बाहर आ गया। यहाँ पे 1 बच गया और यहाँ पे नीचे ये टर्म बच गई है। उसके बाद इस टर्म को अगर आप ऊपर लेके आ जाएं तो ये हो जाएगा पाई आयोटा ई रेज टू द पावर पाई ई रेज टू द पावर माइनस पाई वाई आयोटा डी वाई। अब ये आपके पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है,
इसकी आपने अब इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। ये हो जाएगा पाई आयोटा ई रेज़ टू द पावर पाई। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो इंटीग्रेशन होती है वो ये खुद होते हैं, और उसके बाद इसका जो एक्सपोनेंट है, इसकी जो पावर है, उसके अंदर आपने डेरिवेटिव अप्लाई करना है। y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y है, तो y के रिस्पेक्ट से जब डेरिवेटिव लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस पाई आयोटा। इसका आंसर आएगा जी माइनस पाई आयोटा, और साथ लिमिट्स आपने मेंशन करनी है जो कि 0 से 1 तक है। ये बराबर हो जाएगा, अब ये जो माइनस पाई आयोटा है ये इस पाई आयोटा के साथ कैंसिल होगा, और जो माइनस है ये फिर अगले स्टेप के अंदर हम स्टार्ट में लगा देंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस ई रेज़ टू द पावर पाई, और जो लिमिट्स हैं ये अब आप यहाँ पे पुट कर दें। ये हो जाएगा ई रेज़ टू द पावर माइनस पाई, y की वैल्यू आपने यहाँ पे 1 पुट करनी है, साथ आएगा आयोटा, और उसके बाद आपने y की वैल्यू 0 पुट करनी है, माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस पाई 0 आयोटा। ये आपने इसके अंदर लिमिट्स पुट कर दिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप यहाँ पे लिखेंगे दिस इज इक्वल टू माइनस ई रेज़ टू द पावर पाई इंटू ई रेज़ टू द पावर माइनस पाई आयोटा माइनस 1। अब यहाँ पे हमने 1 इसलिए लिखा है कि यहाँ पे जो पावर है वो थी 0, ये ओवरऑल पावर 0 हो गई है, तो इसलिए इसका आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे आइलर्स फार्मूला, दिस इज इक्वल टू माइनस ई रेज़ टू द पावर पाई। आइलर्स फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई करें, ये हो जाएगा कॉज ऑफ माइनस पाई प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस पाई, और साथ आएगा माइनस 1। दिस इज इक्वल टू माइनस ई रेज़ टू द पावर पाई, और उसके बाद ये जो कॉज ऑफ माइनस पाई है इसका माइनस अब्जॉर्ब होगा क्योंकि कॉज एक इवन फंक्शन है, तो कॉज ऑफ पाई हो जाएगा ये, तो कॉज ऑफ पाई जो है वो बराबर होता है माइनस 1 की। दिस इज इक्वल टू माइनस 1, और उसके बाद जो साइन माइनस पाई है इसका माइनस बाहर आ जाएगा क्योंकि साइन एक ऑड फंक्शन है, ये माइनस को बाहर निकालता है, और जो साइन पाई है ये हो जाएगा 0, और साथ इसके आयोटा भी है वो भी लिख दें, और उसके बाद है माइनस 1। एंड के ऊपर हमारे पास जो आंसर आएगा ये टर्म 0 हो जाएगी, माइनस 1 प्लस माइनस 1 ये हो जाएगा माइनस 2, और माइनस 2 जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये आंसर आ जाएगा 2 इंटू ई रेज़ टू द पावर पाई। तो ये है जी आपके पास फाइनल आंसर आपके सेकंड कंटूर इंटीग्रल का। तो इसको हम अलग करके यहाँ पे लिख देंगे कि आपके पास जो दूसरा कंटूर इंटीग्रल है ये वाला अलोंग C2, यहाँ पे जो हमने लिखा है और हमने यहाँ पे लिखा है, इसका आंसर हमारे पास अब यहाँ पे आ गया है। इस आंसर को भी हम अलग करके यहाँ पे लिख देते हैं, और हमारे पास जो तीसरा कंटूर इंटीग्रल है इसके बाद हम उसको सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पे हमने C2 कंटूर के लॉन्ग इंटीग्रल के आंसर को यहाँ पे लिख दिया है। हमारे पास अब 2 इंटीग्रल्स के आंसर्स आ चुके हैं। हमने अब तीसरा कंटूर इंटीग्रल C3 फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अलॉन्ग C3 के अलॉन्ग हमारे पास जो z की वैल्यू है वो यहाँ पे लिखी हुई है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा। तो यहाँ पे हम z की वैल्यू लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा। यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी dz की जो कि होगी dx के बराबर, क्योंकि जो आयोटा ये कांस्टेंट है इसका डिफरेंशियल 0 होगा और x का डिफरेंशियल आएगा dx। ये आपके पास डिफरेंशियल आ गया। उसके बाद हमें z का कंजुगेट भी आगे चाहिए होगा, तो हम इसलिए उसको पहले लिख देते हैं। z का कंजुगेट आएगा x माइनस आयोटा, क्योंकि इसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसका आपने साइन चेंज करना है। उसके बाद आप लिखें f ऑफ z आपको यहाँ से मिलेगा पाई इंटू ई रेज़ टू द पावर पाई इंटू जी कॉन्जुगेट क्या वैल्यू पुट करें, ई रेज़ टू द पावर पाई, जी कॉन्जुगेट है हमारे पास x माइनस आयोटा। आपने जी कॉन्जुगेट इसी कंटूर के अलॉन्ग जो जी है उसी का आपने कॉन्जुगेट यहाँ पे लिखना है। पिछली कंटूर का या किसी अगली कंटूर का जी उसका कॉन्जुगेट आपने यहाँ पे नहीं लिखना। तो यहाँ पे हमारे पास जो पाई है इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं अंदर, ई रेज़ टू द पावर पाई x माइनस पाई आयोटा। उसके बाद जो पावर्स हैं इनको आप अलग कर सकते हैं। f ऑफ z इज इक्वल टू पाई इंटू ई रेज़ टू द पावर पाई x इंटू ई रेज़ टू द पावर माइनस पाई आयोटा। इसको अगर आपने पॉजिटिव करना है इसकी पावर को, तो इसको आप डिनोमिनेटर में ले जाएं, डिवाइडेड बाय ई रेज़ टू द पावर पाई आयोटा। इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, पाई डिवाइडेड बाय ई रेज़ टू द पावर पाई आयोटा इंटू ई रेज़ टू द पावर पाई x। उसकी वजह यह है कि ये भी कांस्टेंट है और ये भी एक कांस्टेंट है। जब इंटीग्रेशन के अंदर ये जाएंगे तो इनको हम बाहर निकाल लेंगे। तो आपके पास अब 2 चीजें आ गई हैं, एक dz आ गया, एक आपके पास f ऑफ z आ गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ z इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय ई रेज़ टू द पावर पाई आयोटा इंटू ई रेज़ टू द पावर पाई x। ये है जी आपके पास f ऑफ z। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वेरिएबल है वो x है, x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन होनी है।
और x की जो लिमिट्स हैं ये आपको C3 के अंदर मिलती हैं 1 से 0 तक। ये जो डायरेक्शन है इसका यही फायदा था, क्योंकि डायरेक्शन ना होती तो हो सकता था कि हम x की लिमिट्स लेते 0 से 1 तक, लेकिन क्योंकि डायरेक्शन है तो हमें पता है हमने 1 से 0 तक लिमिट्स लेनी है। तो यहाँ पे आप लिमिट्स को अलग से मेंशन कर दें। जो लिमिट्स हैं वो हैं 1 से 0 तक, x इज फ्रॉम 1 to 0। ठीक है, ये हमारे पास लिमिट्स हैं, x जो है ये 1 से 0 तक है। अब आप अपना तीसरा कंटूर इंटीग्रल यहां पे लिख सकते हैं, इंटीग्रल अलोंग C3 इज इक्वल टू, सबसे पहले इंटीग्रल की लिमिट्स लिखें, 1 से 0 तक लिमिट्स हैं। उसके बाद f ऑफ z की वैल्यू आप लिखेंगे वहां से पाई डिवाइडेड बाई e रेज टू द पावर पाई आयोटा इंटू e रेज टू द पावर पाई x dx। उसके बाद आप इस कांस्टेंट को बाहर ले लें। अब जो dx है ये आपने लिखी है dz की वैल्यू, dz की वैल्यू जो है वो सिंपली dx थी, तो आपने dz की जगह सिंपली dx लिख दी है। अब ये जो कांस्टेंट है इसको आप बाहर ले लें, पाई डिवाइडेड बाई e रेज टू द पावर पाई आयोटा, और इंटीग्रेशन आ जाएगी इसके ऊपर, 1 से 0 तक इंटीग्रेशन है, e रेज टू द पावर पाई x dx। उसके बाद ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसकी जो इंटीग्रेशन है ये इसके ही बराबर होगी, और डिनोमिनेटर के अंदर इसकी जो पावर है इसका डेरिवेटिव आएगा। इसकी पावर का डेरिवेटिव आपने लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, जो कि पाई के बराबर आएगा, वो आप यहाँ पे लिख देंगे, और साथ आपने इसकी लिमिट्स मेंशन कर देनी है 1 से 0 तक। उसके बाद पाई के साथ पाई डिवाइड हो जाएगा, और ये बराबर होगा 1 ओवर e रेज टू द पावर पाई आयोटा इंटू, अब जो e रेज टू द पावर पाई x है इसके साथ और कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आप लिमिट्स पुट कर सकते हैं। आपने इसके अंदर पहले 0 लिमिट पुट करनी है, ये हो जाएगा e रेज टू द पावर पाई इंटू 0 माइनस e रेज टू द पावर पाई इंटू 1। आपने यहाँ पे लिमिट्स पुट कर दी है। उसके बाद ये जो लिखा हुआ e रेज टू द पावर पाई आयोटा, इसके ऊपर आप अब आइलर्स फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये उसी फॉर्म के अंदर है जिसके अंदर हम आइलर्स फार्मूला अप्लाई करते हैं, एंगल है और एंगल के साथ आयोटा मौजूद है। तो आप इसके ऊपर आइलर्स फार्मूला अप्लाई करेंगे, कॉज ऑफ पाई प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई। उसके बाद ये हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा e रेज टू द पावर पाई, इसको आपने ऐसे लिखना है। उसके बाद जो कॉज ऑफ पाई है ये होता है -1 के बराबर, और जो साइन ऑफ पाई है ये होता है 0 के बराबर। यहाँ पे आप लिखेंगे आयोटा इंटू 0, और उसके बाद ये आ जाएगा 1 माइनस e रेज टू द पावर पाई। तो ये हो जाएगा 1 ओवर -1, 1 ओवर -1 जो है ये हो जाएगा -1 के बराबर, और -1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। हम इसको चले स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। 1 ओवर -1 होगा, और साथ ये हम वैसे लिख देते हैं ब्रैकेट में e रेज टू द पावर पाई, और उसके बाद ये हो जाएगा -1 इसके बाहर, दिस इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि 1 ओवर -1 है तो ये टोटल माइनस हो जाएगा, इसके साथ लग जाएगा 1 माइनस e रेज टू द पावर पाई, और माइनस की वजह से इन दोनों के अब साइन होंगे चेंज। ये हो जाएगा e रेज टू द पावर पाई, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा यहाँ पे नेगेटिव। तो आपने स्टार्ट यहाँ से लिया था कि आप इंटीग्रल फाइंड कर रहे थे C3 के अलोंग, आपने C3 का इंटीग्रल यहाँ पे फाइंड कर लिया, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट कंटूर इंटीग्रल अलोंग C3 इज इक्वल टू दिस वन e रेज टू द पावर पाई -1। तो यहाँ पे आपने अपना तीसरा कंटूर इंटीग्रल भी फाइंड कर लिया है। इस तीसरे कंटूर इंटीग्रल को भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। हमारे अब टोटल 3 कंटूर इंटीग्रल्स फाइंड हो गए हैं। हम चौथा फाइंड करेंगे, फिर चारों को ऐड करेंगे तो हमारे पास फाइनल कंटूर इंटीग्रल आ जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट हमने अपना लास्ट कंटूर इंटीग्रल फाइंड करना है अलोंग C4। इससे पहले हम अपने तीनों कंटूर इंटीग्रल्स यहाँ पे अलग लिख चुके हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अलोंग C4। तो C4 के अलोंग जो z की वैल्यू है वो है हमारे पास यहाँ पे y आयोटा, z इज इक्वल टू y आयोटा। हम यहाँ से z का डिफरेंशियल लिख सकते हैं, dz इज इक्वल टू आयोटा dy। आयोटा कांस्टेंट था तो उसको हमने पहले लिख दिया है, डिफरेंशियल अप्लाई हो गया है y के ऊपर, तो आ गया है dy। उसके बाद क्योंकि हमें अपने फंक्शन के अंदर z का कंजुगेट भी चाहिए होता है, तो हम इसी z का कंजुगेट लेंगे। जो z है इसका कंजुगेट आ जाएगा माइनस y आयोटा, क्योंकि हमारे पास इसका रियल पार्ट है नहीं, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, तो आपने इसी का साइन चेंज करना है। f ऑफ z इज इक्वल टू पाई इंटू ई रेज टू द पावर पाई इंटू जी कंजुगेट। तो ये आपके पास फंक्शन है। आप यहाँ पे एक चीज ये नोट करें कि हमने ये जो चारों कंटूर इंटीग्रल्स फाइंड किए हैं, इन चारों इंटीग्रल्स के अंदर हम f ऑफ z की यही वैल्यू यूज कर रहे हैं, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे जो जी कंजुगेट होता है वो हम हर कंटूर के लिए अलग अलग फाइंड करते हैं और अलग अलग यहाँ पे पुट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो जी कंजुगेट है वो है माइनस y आयोटा, इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे पाई इंटू ई रेज टू द पावर पाई इंटू माइनस y आयोटा
ये हो जाएगा पाई इंटू ई रेज टू द पावर माइनस पाई आयोटा इंटू वाई। हम इसको इस तरह से लिख देते हैं और माइनस को आप बाहर लिखते हैं। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई एफ ऑफ जेड की। इसे आप अलग करके यहाँ पे लिखते हैं। दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू पाई इंटू ई रेज टू द पावर माइनस पाई आयोटा इंटू वाई। ये है ये आपके पास एफ ऑफ जेड की वैल्यू। उसके बाद लिमिट्स हमारे पास C4 के अलोंग यहाँ पे लिखी हुई है। ये C4 की लिमिट्स हैं जो कि 1 से 0 तक हैं। तो यहाँ पे लिमिट्स दिए हैं हमारे पास। y इज फ्रॉम 1 to 0। जो y है ये 1 से 0 तक है। इसकी जो करेक्ट लिमिट्स हैं ये फाइंड करने में अगेन इस कंटोर की जो डायरेक्शन है इसने हमारी हेल्प की थी। तो जो लिमिट्स हैं ये 1 से 0 तक हैं हमारे पास। अब तीनों चीजें आ गई हैं हमारे पास। dz भी आ गया है, f of z भी आ गया और हमारे पास जो लिमिट्स हैं वो भी आ गई हैं। हम अपने कंटोर इंटीग्रल को मॉडिफाई करते हैं। हमने अब ये वाला कंटोर इंटीग्रल फाइंड करना है चौथा। तो इसको हम यहां पे लिख देते हैं। कंटोर इंटीग्रल अलोंग C4 इज इक्वल टू, सबसे पहले आप लिमिट्स लिखें जो कि 1 से 0 तक हैं। उसके बाद आप f of z लिखें यहां से देख के जो कि पाई इंटू ई रेज टू द पावर माइनस पाई आयोटा वाई आयोटा डी वाई। अब ये जो आयोटा डी वाई है ये हमने डी जेड की जगह उसकी वैल्यू पुट की है। अब जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो बाहर ले लें। आयोटा और पाई जो है ये दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं, इनको हम बाहर लिखेंगे। दिस इज इक्वल टू पाई आयोटा, पाई और आयोटा बाहर और उसके बाद ये इंटीग्रल के अंदर आएगा ई रेज टू द पावर माइनस पाई आयोटा इंटू वाई डी वाई। अब देखें ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसका हमने इंटीग्रल यहाँ पे लेना है इस तरह से कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं इनके इंटीग्रल्स ये खुद आते हैं और उसके साथ इनकी जो पावर होती है इसका डेरिवेटिव यहाँ पे नीचे आता है। इसकी जो पावर है वो है माइनस पाई आयोटा वाई। पावर का जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू वाई आपने लेना है क्योंकि इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस पाई आयोटा। उसके बाद साथ आप लिमिट्स मेंशन कर दें जो कि है 1 से 0 तक। उसके बाद जो पाई आयोटा है ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे -1 आएगा क्योंकि यहाँ से हमने माइनस खत्म करना है तो फिर माइनस यहाँ पे लग जाएगा। उसके बाद ये बराबर हो जाएगा माइनस इंटू ई रेज टू द पावर माइनस पाई आयोटा। अब इसकी जो लिमिट्स हैं ये अब यहाँ पे आप इस स्टेप के ऊपर पुट कर दें। 0 आपने पहले पुट करनी है लिमिट, उसके बाद माइनस लगाना है और उसके बाद आपने यहाँ पे लिमिट इसकी 1 पुट करनी है। ये बराबर है माइनस इंटू ई रेज टू द पावर 0 हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि 0 है तो इसका आंसर आएगा 1 माइनस, इसको आप लिख सकते हैं ई रेज टू द पावर माइनस पाई आयोटा। क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो आप इसको पाई के साथ लिख दें और आयोटा को आप अलग लिख दें। यहाँ पे हमने अब आइलर्स फार्मूला यूज करना है। दिस इज इक्वल टू माइनस इंटू 1 माइनस कॉज ऑफ माइनस पाई माइनस आयोटा साइन ऑफ माइनस पाई। अब क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो इन दोनों के जो साइंस हैं ये माइनस हो गए। उसके बाद ये बराबर हो जाएगा माइनस इंटू 1 माइनस जो कॉज ऑफ माइनस पाई है ये हो जाएगा कॉज ऑफ पाई क्योंकि कॉज एक इवन फंक्शन है तो ये माइनस को अब्जॉर्ब करेगा और जो साइन है ये एक ऑड फंक्शन है तो ये माइनस को बाहर निकालेगा। ये हो जाएगा प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई। आपने अब इनकी वैल्यूज पुट करनी है। ये माइनस वहां पे आ जाएगा, उसके बाद ये 1 होगा और उसके बाद जो कॉज ऑफ पाई है इसकी वैल्यू होती है -1 और उसके बाद जो साइन ऑफ पाई है इसकी वैल्यू होती है 0 आयोटा इंटू 0। दिस इज इक्वल टू माइनस और ये जो 1 है ये वैसे ही आ जाएगा। ये हो जाएगा +1 माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएंगे और एंड के ऊपर आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा -2। तो आपके पास जो चौथा कंटोर इंटीग्रल है C4 के अलोंग उस कंटोर इंटीग्रल का आंसर आपके पास आया -2। तो ये जो आपके पास चौथा कंटोर इंटीग्रल है इसका आंसर आपने फाइंड कर लिया है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं द कंटोर इंटीग्रल अलोंग C4 इज इक्वल टू -2। तो इस कंटोर इंटीग्रल के आंसर को भी हम इन तीनों के साथ लिखते हैं और उसके बाद अब हमारे पास एक फाइनल स्टेप है जिसके अंदर हमने इन चारों कंटोर इंटीग्रल्स के आंसर्स को आपस में ऐड करना है और हमने फाइनली अपने रिक्वायर्ड कंटोर इंटीग्रल का आंसर बता देना है। तो अब हमारे पास जो चारों इंटीग्रल्स हैं वो फाइंड हो गए हैं। तो हम अपने लास्ट स्टेप के ऊपर इन चारों को ऐड करके अपने कंटोर इंटीग्रल का आंसर फाइंड करते हैं। तो यहां पे हमारे पास जो कंटोर इंटीग्रल है वो ये है कंटोर इंटीग्रल अलोंग C इज इक्वल टू, आप सबसे पहले C1 के अलोंग जो कंटोर इंटीग्रल है उसकी वैल्यू पुट करें। इसकी वैल्यू है यहाँ पे ई रेज टू द पावर पाई -1, यहाँ पे लिख देंगे ई रेज टू द पावर पाई -1
उसके बाद प्लस इस दूसरे की वैल्यू हमारे पास है 2 इंटू ई रेज टू द पावर पाई प्लस उसके बाद जो तीसरा है इसकी वैल्यू हमारे पास ये मौजूद है ई रेज टू द पावर पाई माइनस 1 और उसके बाद जो चौथा है इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे मौजूद है -2। तो उसके बाद ये जो ब्रैकेट्स हैं ये आप ओपन कर दें। दिस इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर पाई माइनस 1 प्लस 2 इंटू ई रेज टू द पावर पाई प्लस ई रेज टू द पावर पाई -1 -2। उसके बाद हमारे पास ये जो ई रेज टू द पावर पाई है यहाँ पे 2 मौजूद हैं, यहाँ पे 1 मौजूद है और यहाँ पे 1 मौजूद है, तो ये टोटल हो गए 4 ई रेज टू द पावर पाई और उसके बाद यहाँ पे -1, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है। इनको अगर हम आपस में ऐड कर दें तो ये हो जाएगा -4। तो ये आपके पास वैल्यू है जी कंटोर इंटीग्रल अलोंग सी की। तो इसको आप मजीद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट कंटोर इंटीग्रल अलोंग सी ऑफ एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 4 इंटू ई रेज टू द पावर पाई -1। तो यहाँ पे आपने 4 कॉमन लिया है और बाकी आपके पास अंदर बच गया ई रेज टू द पावर पाई -1। तो ये है जी आपके पास फाइनल आंसर। तो यहाँ पे आपके पास कंटोर इंटीग्रल फाइंड हो गया है। इस कंटोर इंटीग्रल को फाइंड करने के लिए हमने अपनी कंटोर को 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। 4 पार्ट्स के अंदर इसलिए डिवाइड किया है कि वो जो कंटोर थी हमारे पास वो एक स्क्वायर की बाउंड्री थी और उसके लिए हमारे पास एक क्लियर कट इक्वेशन नहीं आ रही थी, इसलिए हमने उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जिन 4 पार्ट्स को हमने 4 कंटोर्स कह दिया है, उन चारों कंटोर्स की हमारे पास क्लियर कट इक्वेशंस भी आ गई हैं और उनके ऊपर हमारे पास लिमिट्स भी आ गई थी। हमने उन चारों कंटोर्स के अलावा 4 कंटोर इंटीग्रल्स फाइंड किए हैं और आखिर के ऊपर हमने ये देखा है कि क्योंकि हमारे पास जो कंटोर सी है वो इन चारों कंटोर्स का यूनियन बन रही थी, तो इसलिए हमने ये फैक्ट यूज किया है कि हम कंटोर सी के अलावा जो इंटीग्रल है उसको हम इन तमाम इंटीग्रल्स के सम के तौर पर लिख सकते हैं जो कि इन चारों कंटोर्स के अलावा होंगे। तो हमने एंड के ऊपर उन चारों कंटोर इंटीग्रल्स को ऐड करके अपना रिक्वायर्ड कंटोर इंटीग्रल फाइंड कर लिया है। यहाँ पे हमने एक और भी चीज देखी है कि जो कंटोर की डायरेक्शन होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे हमने यहाँ पे लिमिट्स फाइंड की हैं C4 की और हमने C3 की जो लिमिट्स फाइंड की हैं, यहाँ पे अगर हमारे पास डायरेक्शन ना होती तो हम इन लिमिट्स को फाइंड करते हुए गलती कर सकते थे। तो ये सारी चीजें जो हमने पिछले क्वेश्चंस के अंदर पढ़ी हैं और जो हमने अब पढ़ी हैं ये सारी हम अपने आने वाले क्वेश्चंस के अंदर भी अप्लाई करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम अदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन कंटोर इंटीग्रल्स।